everyone and welcome to all of you on my YouTube channel. So students, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल को फिशर प्रोजेक्शन में या फिर वेज रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल को सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन या फिर न्यूमान प्रोजेक्शन में कैसे लिखा जाता है। तो चलिए फिर इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको प्रीवियस वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको ये पता चल गया होगा कि फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है एंड वेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। सो आज हम देखते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन। सबसे पहली बात आती है कि सॉहर्स प्रोजेक्शन होता क्या है। तो चलिए इसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। द सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन इंडिकेट्स द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ऑल ग्रुप्स ऑन टू एडजेसेंट कार्बन एटम। एक्चुअल में है क्या कि जो सॉहर्स प्रोजेक्शन यानी सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन जो है ना, वो एडजेसेंट कार्बन एटम पर प्रेजेंट जितने भी ग्रुप्स होते हैं ना, उन ग्रुप्स के स्पेशल अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब स्पेशल रिप्रेजेंटेशन का, स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब होता है एटम्स का स्पेस में एक कंफर्टेबल अरेंजमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर और स्टूडेंट एक ग्रुप में जब स्टडी करते हैं ना, सपोज दैट कि सेंटर में टीचर बैठे हैं और उनकी चारों तरफ स्टूडेंट बैठे हैं, तो यहाँ पर जो सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर वे में जो डिस्कशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी डिस्कशन को इक्वली क्या कर पाते हैं, कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह है एटम्स जो है ना, एटम्स कंफर्टेबली जिस अरेंजमेंट में प्रेजेंट रहते हैं उसे हम स्पेशल अरेंजमेंट कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डायगोनल लाइन। जो सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन है इसे एक डायगोनल लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। डायगोनल लाइन का मतलब होता है ये लाइन कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना, ये जो लाइन होती है ना, इसे तिरछी लाइन, इसको बोलते हैं डायगोनल लाइन। जहां पर ये जो आपको कॉर्नर्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या है, दो कार्बन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, अब इन दोनों कार्बन एटम पर जितने भी ग्रुप्स जुड़े हुए रहेंगे ना, वो एक कंफर्टेबल वे में एक स्पेस में अरेंज रहेंगे। ठीक है, द लेफ्ट हैंडेड बॉटम एंड रिप्रेजेंट द एटम्स नियरेस्ट टू द व्यूअर। अब देखो इसमें क्या बोला गया है कि जो लेफ्ट हैंडेड यानी लेफ्ट साइड में जो बॉटम एंड है वो रिप्रेजेंट करता है एटम नियरेस्ट टू द व्यूअर, यानी वो रिप्रेजेंट करता है कि वो एटम जो है ना वो व्यूअर की क्या है, पास में है। द राइट हैंडेड टॉप एंड रिप्रेजेंट द एटम अवे फ्रॉम व्यूअर, और जो राइट हैंड साइड, जो टॉप एंड यानी जो टॉप एंड है ना, यहाँ पर जो एटम प्रेजेंट है वो अवे फ्रॉम व्यूअर, वो व्यूअर से क्या है, दूर है। तो जो एटम व्यूअर से दूर होता है उसे हम इस डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन में, सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन को एक डायगोनल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस डायगोनल लाइन पर दो कार्बन एटम, दो एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी पास पास, दो एडजेसेंट कार्बन एटम प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों कार्बन एटम से कुछ ग्रुप्स जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है ना, अब देखो सॉहर्स प्रोजेक्शन जो है ना, ये दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। कौन कौन से? एक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड। देखते हैं क्या होते हैं ये। अब देखो, अगर सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन में दो एडजेसेंट कार्बन एटम पर ग्रुप का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार हो कि एक ग्रुप ऊपर, दो ग्रुप नीचे। ठीक है, एक ग्रुप ऊपर और दो ग्रुप नीचे, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को या इस प्रकार की फॉर्म को एक्लिप्स्ड फॉर्म कहा जाता है। ठीक है,
ये जो सॉहर्स प्रोजेक्शन की जो फॉर्म है ना, इसको कहते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। और अगर सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन में दो एडजेसेंट कार्बन एटम पर दो ग्रुप ऊपर एक ग्रुप नीचे, या फिर एक ग्रुप ऊपर दो ग्रुप नीचे, इस प्रकार अगर ग्रुप्स अरेंज रहते हैं ना, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को या इस प्रकार की फॉर्म को स्टेगर्ड फॉर्म कहा जाता है। आप तो सीधा याद रखना, एक्लिप्स कैसे याद रखोगे, 1 2 1 2, ठीक है। और स्टेगर्ड कैसे याद रखोगे, 2 1 1 2, ऐसे याद रख लेना, हो जाएगा यार, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस टाइप के अरेंजमेंट को सॉहर्स प्रोजेक्शन या फिर सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। सपोज यहां पर व्यूअर खड़ा है, यहां से विजुअलाइज करते हैं कि यहां पर क्या है, व्यूअर है, ठीक है। अब अगर आप इस साइड से इस मॉलिक्यूल को देखोगे, तो इस मॉलिक्यूल को देख रहे हो आप यहां से, ठीक है ना, इस साइड से, तो ये टॉप एंड, ये बॉटम एंड, ये टॉप एंड, ये बॉटम एंड, ठीक है। ध्यान से देखना, अभी ये वाला आप इधर से देख रहे हो, यहां पर व्यूअर खड़ा है, और आप इस कार्बन को इस साइड से देख रहे हो, तो आपको कैसे दिखाई देगा, ये वाला जो है ना एंड, ये तो क्या है, टॉप एंड है, ठीक है। और ये वाला क्या है, बॉटम एंड है। आपको सिर्फ यहां से दो दिख रहे हैं, ये तो प्लेन के अंदर है, आपको यहां से सिर्फ दो दिख रहे हैं, ये टॉप है, ये बॉटम एंड है, ठीक है। सो अगर व्यूअर यहां से इस साइड से कार्बन को देखता है, तो ये तो होता है टॉप एंड, और ये है बॉटम एंड। तो अभी हमने पढ़ा ना कि ये, अब देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है और वो राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो बॉटम एंड होता है ना, ये एक्चुअल में व्यूअर की तरफ होता है, व्यूअर की तरफ होता है, टुवर्ड्स द व्यूअर होता है, ये व्यूअर के पास होता है। और ये जो राइट हैंड साइड का जो टॉप एंड है ना, अब इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे देख रहे हो, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है और वो राइट हैंड साइड आ रहा है, तो राइट हैंड साइड का जो टॉप एंड होता है, ये व्यूअर से क्या होता है, दूर होता है, अवे फ्रॉम व्यूअर, ठीक है। अब देखो, सेम पोर्शन यहां पर है, ये अवे फ्रॉम व्यूअर है और ये व्यूअर के पास है, टुवर्ड्स द व्यूअर। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, हमेशा ध्यान रखना, हमने वेज रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा था ना कि जो एटम व्यूअर की तरफ होता है उसे हम इस वेज लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एटम व्यूअर से दूर होता है, अवे फ्रॉम व्यूअर होता है, उसे हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है, ऑन दी प्लेन। यहां पर देखो, ये तो क्या है, प्लेन के अंदर है, ठीक है। प्लेन के अंदर का मतलब है कि जब भी हम किसी एटम को 3D में देखते हैं ना, तो एक एटम ऐसा होता है जो प्लेन के अंदर रहता है, बाकी दो एटम हमें ऊपर दिखाई देते हैं, एक प्लेन के ऊपर दिखाई देता है और एक प्लेन के नीचे दिखाई देता है। तो यहां पर देखो, ये जो एंड है ये व्यूअर की तरफ है, इसको हम ऐसे दिखाएंगे, और ये जो एटम है ना, ये अवे फ्रॉम व्यूअर है, इसको हम इस डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, आपको हमेशा मॉलिक्यूल को इस साइड से देखो आप, ठीक है। अगर आप मॉलिक्यूल को इस साइड से देख रहे हो कार्बन को, तो आपको ये वाला आइटम बॉटम में दिखाई देगा और ये वाला आइटम टॉप में दिखाई देगा। ये लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है, ये राइट हैंड साइड प्रेजेंट है। तो लेफ्ट हैंड साइड के बॉटम एंड के एटम को तो हम कहेंगे कि टुवर्ड्स द व्यूअर की तरफ है, इसलिए इसको वेज लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और बिकॉज ये जो टॉप एंड के जो एटम है ना, ये क्या है, ये राइट हैंड साइड प्रेजेंट है, ये अवे फ्रॉम व्यूअर से दूर है। तो जो एटम व्यूअर से दूर होते हैं उन्हें हम इस डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओवरऑल हम इस मॉलिक्यूल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप के अरेंजमेंट को ही सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फिर क्वेश्चन आए कि इथेन का
सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन बनाए तो कैसे बनाएंगे? इथेन का मतलब क्या है? CH3 दो कार्बन और सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? इथेन कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसका सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं? तो हमें पता है कि हम किसी भी सॉहर्स प्रोजेक्शन को दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्लिप्स्ड फॉर्म में, स्टेगर्ड फॉर्म में। ठीक है ना, सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन में किसी भी मॉलिक्यूल को दो टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक एक्लिप्स्ड फॉर्म, एक स्टेगर्ड फॉर्म। अब रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे, दो कार्बन एटम होंगे, दोनों कार्बन एटम को डायगोनली रिप्रेजेंट करेंगे, डायगोनल लाइन से। यहाँ पर ये दो कार्बन प्रेजेंट है, शो नहीं करते पर मान हमें पता होना चाहिए, यहाँ पर ये दो एंड है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? कार्बन। अब देखो एक्लिप्स्ड में तो क्या होता है? 1 2 1 2। ठीक है, जरूर नहीं कि आप ऊपर 1 नीचे 2 करो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि ऊपर 2 नीचे 1, ऊपर 2 नीचे 1। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ सेम ग्रुप होने चाहिए, दूसरी तरफ सेम नंबर ऑफ ग्रुप होने चाहिए। ठीक है ना, या तो 1 2 1 2 कर लो या फिर 2 1 2 1 कर लो। ठीक है, अब कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पर ये 6 हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक है, ये तो बन गई एक्लिप्स्ड फॉर्म। और स्टेगर्ड में क्या करेंगे? स्टेगर्ड में उल्टा, अगर एक तरफ 1 2 है तो दूसरी तरफ 2 1 कर देंगे, तो 2 1 1 2। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म बन गई? स्टेगर्ड फॉर्म बन गई। अब देखो एक चीज और बता दूं मैं आपको ये तो पता चल गया कि इन एटम में से कौन सा एटम अबव द प्लेन और कौन सा बिलो द प्लेन है, ये तो हमें पता चल गया। एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि ये जो स्टार्टिंग वाला कार्बन होता है ना, इससे हम बोलते हैं फ्रंट कार्बन, ये हमेशा फ्रंट साइड होता है। और ये जो पीछे वाला कार्बन होता है ना, इसे हम बोलते हैं बैक कार्बन, ये पीछे की साइड मॉलिक्यूल में पीछे की तरफ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इस कार्बन को हम फ्रंट कार्बन कहते हैं और इस कार्बन को हम बैक कार्बन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हो गया इथेन का सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ऐसे आप अलग अलग मॉलिक्यूल के बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम कोई अदर ग्रुप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको कैसे मॉलिक्यूल दे दे, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए ना कि भाई इस मॉलिक्यूल की आपको स्टेगर्ड या फिर एक्लिप्स्ड फॉर्म बनानी है, तो आप बना भी सकते हो, इजीली पहचान भी सकते हो कि किस फॉर्म को एक्लिप्स्ड कहेंगे, किस फॉर्म को स्टेगर्ड कहेंगे। एक बात आप ध्यान रखना, इथेन या फिर किसी मॉलिक्यूल की स्टेगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। ध्यान रखना, जो स्टेगर्ड फॉर्म होती है ना, ये मोर स्टेबल होती है। ठीक है, रीजन क्या है इसका? इसका रीजन ये है कि आप ध्यान से देखो, यहां पर देखो, यहां पर क्या है कि दो हाइड्रोजन क्या है, एक दूसरे के बहुत पास में है ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास में होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर देखो नीचे 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 4 हाइड्रोजन एक दूसरे के पास होने की वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन होता है, जिससे ये मॉलिक्यूल थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। जबकि स्टेगर्ड फॉर्म में क्या होता है कि यहाँ पर नीचे भी 3 मॉलिक्यूल, ऊपर भी 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के बीच में थोड़ी डिस्टेंस पाई जाती है, यानी हाइड्रोजन जो ना एक दूसरे से थोड़े दूर दूर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रिपल्सन कम होता है हाइड्रोजन के बीच में। और रिपल्सन कम होगा, जिस मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच में रिपल्सन कम होगा, वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यही रीजन है कि स्टेगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है कंपेयर टू एक्लिप्स्ड। अब देखो, कन्वर्जन ऑफ वन सॉहर्स प्रोजेक्शन इनटू अनदर सॉहर्स प्रोजेक्शन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो जैसे कि यहां पर हमने एक मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है सॉहर्स प्रोजेक्शन में। ठीक है, अब अगर हमें एक सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन को दूसरे सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना हो ना, तो हमारे पास दो तरीके हैं, वही जैसा कि हमने फिशर में देखा था।
केस वन तो क्या कहता है कि आप एक काम तो क्या कर सकते हो कि आपके पास दो कार्बन, एक फ्रंट कार्बन एक बैक कार्बन। एक काम तो आप ये कर सकते हो कि एक कार्बन को तो आप क्लॉकवाइज रोटेट कर लो, ठीक है ना। एक कार्बन को तो क्या कर लो, क्लॉकवाइज रोटेट कर लो, और दूसरे कार्बन को क्या कर सकते हो आप, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, एक कार्बन को क्लॉकवाइज रोटेट कर लो और दूसरे कार्बन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लो। तो अगर हम ऐसा करेंगे ना तो यहाँ पर एक सॉहॉर्स से दूसरा सॉहॉर्स प्रोजेक्शन बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट करें तो कैसे करेंगे, हमने यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन किया है 120 डिग्री पर, तो ये हाइड्रोजन मिथाइल की जगह आ जाएगा, मिथाइल OH की जगह चला जाएगा और OH आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह। तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर तो आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पर आ गया मिथाइल और यहाँ पर आ गया OH। अब देखो सेकेंड वाले कार्बन को क्या करना है, देखो पहले वाले कार्बन को तो क्या किया हमने 120 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर लिया, ठीक है। अब सेकेंड वाले कार्बन को क्या कर देंगे, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक है। तो 60 डिग्री का मतलब ये ड्यूटेरियम, ये ड्यूटेरियम क्या है, डी यहाँ पर हाइड्रोजन का आइसोटॉप है ड्यूटेरियम। ये ड्यूटेरियम यहाँ जाएगा, ये ब्रोमीन जो है ना ये थोड़ा इधर आ जाएगा और ये इथाइल इस साइड आ जाएगा। तो देखो क्या बन जाएंगे ये इस टाइप से मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो हमने किया क्या, बस हमने पहले एक कार्बन को तो 120 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया और दूसरे कार्बन को 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। तो करने से क्या हुआ कि एक सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन दूसरे सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो गया। या फिर एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम इस पूरे मॉलिक्यूल को ही 180 डिग्री रोटेट कर देना, ध्यान रखना जब भी आप किसी मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट करते हो तो वो मॉलिक्यूल जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर मैं इस पूरे मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट कर दूं ना तो बैक वाला कार्बन फ्रंट में आ जाएगा और फ्रंट वाला कार्बन कहां चला जाएगा, बैक वाले कार्बन की जगह चला जाएगा। और जो एटम्स व्यूअर की तरफ थे ना, टुवर्ड्स द व्यूअर थे, यानी वेज पे थे, वो डैश पे चले जाएंगे और डैश वाली वेज पे चले जाएंगे, यानी पूरा मॉलिक्यूल डायगोनली एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे करके देखते हैं। तो अगर आप इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे ना, अब देखो ये ऐसे है, आपने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को यहां से पकड़ा और इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया। तो 180 डिग्री रोटेट करोगे ना, आप देखो इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे पकड़ के करोगे तो ये ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन ऊपर आ जाएगा, ये इथाइल नीचे आ जाएगा और ये ड्यूटेरियम इधर आ जाएगा। ये कार्बन पीछे चला गया ना 180 डिग्री रोटेट करने पर। अब देखो ये इधर आया तो ये मॉलिक्यूल इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर मिथाइल जो है वो ऊपर आ गया, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ OH। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर आप इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट कर दोगे ना तो बैक वाला कार्बन फ्रंट में चला जाएगा, फ्रंट वाला बैक में चला जाएगा, ऊपर वाले एटम नीचे आ जाएंगे, नीचे वाले एटम ऊपर चले जाएंगे, ठीक है ना। ओवरऑल यही होगा। सो स्टूडेंट्स, इसी की सहायता से हम किसी भी सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन को दूसरे सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि न्यूमान प्रोजेक्शन या फिर न्यूमान रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो देखो सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम न्यूमान प्रोजेक्शन की हेल्प लेते हैं। यानी न्यूमान प्रोजेक्शन क्या है, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन को या फिर सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन को और बेटर वे में समझाने के लिए न्यूमान प्रोजेक्शन या फिर न्यूमान रिप्रेजेंटेशन का यूज किया जाता है। अब देखो
न्यूमैन प्रोजेक्शन में होता क्या है, वो ही दो कार्बन एटम होते हैं, एडजेसेंट कार्बन एटम, ठीक है। अब यहाँ पर एटम्स को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान से देखना। यहाँ पर बैक कार्बन को तो इस राउंड शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका मतलब तो क्या है, बैक कार्बन, और फ्रंट कार्बन को इस प्रकार की लाइन से शो किया जाता है, ये होता है फ्रंट कार्बन, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, न्यूमैन प्रोजेक्शन में दो कार्बन एटम को हम एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिनमें से एक फ्रंट कार्बन होता है, एक बैक कार्बन होता है, जैसा कि हम सॉर्ट्स रिप्रेजेंटेशन में देख चुके हैं। सो बैक कार्बन को इस राउंड यानी इस गोले से रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्रंट कार्बन को इस प्रकार के एरो से, इस प्रकार की लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब ये बैक कार्बन रहा, और ये इसके ऊपर क्या आ गया, फ्रंट कार्बन। तो इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन को ही न्यूमैन प्रोजेक्शन या फिर न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जैसा कि हमने सॉर्ट्स में देखा था, सेम चीज यहाँ पर भी है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन में किसी भी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो एक्लिप्स्ड फॉर्म, एक स्टेगर्ड फॉर्म। अब देखो, हमें पता है कि ये कार्बन है, इनसे तीन एटम जुड़े हुए हैं, यहाँ पर ये बैक कार्बन, इससे भी क्या जुड़े हुए होंगे, तीन एटम जुड़े हुए रहेंगे ना, हाइड्रोजन, कुछ कोई भी एटम हो सकता है। अब दो कंडीशन है, हो सकता है कि इस बैक कार्बन से तीनों एटम इन एटम से थोड़ी दूर दूर हो, या फिर हो सकता है कि इस बैक कार्बन वाले जो तीन हाइड्रोजन या फिर तीन एटम है ना, वो इन एटम के पास पास प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इस प्रकार न्यूमैन प्रोजेक्शन को दो टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब देखो, जब फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन वाले सारे एटम एक दूसरे के पास पास प्रेजेंट होते हैं ना, इस प्रकार से, तो देखो जैसे कि ये तो अप कार्बन है, नहीं तो फ्रंट कार्बन है, और ये क्या है, बैक कार्बन वाले एटम है। तो जब ये फ्रंट कार्बन वाले और बैक कार्बन वाले एटम पास पास प्रेजेंट होते हैं, तो इस टाइप के फॉर्म को तो हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। और जब फ्रंट कार्बन वाले और बैक कार्बन वाले जो हाइड्रोजन या फिर अदर ग्रुप्स जब एक दूसरे से थोड़ी दूर दूर प्रेजेंट होते हैं ना, अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट होते हैं, तो इस टाइप के फॉर्म को स्टेगर्ड फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, स्टेगर्ड फॉर्म में दो ग्रुप्स या फिर दो एटम्स के बीच में 60 डिग्री का एंगल पाया जाता है। यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है, और इस पूरे के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पर कितना है, अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री का एंगल पाया जाता है, इतने पास पास होते हैं ये, ठीक है। तो ये एक्लिप्स्ड फॉर्म हो गई जहां पर सारे एटम पास पास हैं, और ये स्टेगर्ड फॉर्म हो गई जहां पर सारे एटम मतलब दो एटम एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट है। अब चलिए देखते हैं कि इनको इनमें एटम्स को हम किस प्रकार शो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम सॉर्ट्स फॉर्मूले की हेल्प से न्यूमैन फॉर्मूला बना सकते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या है, सॉर्ट्स को अच्छे तरीके से समझाने का एक तरीका है, ठीक है। अब देखो, हमने ये देखा था कि ये जो कार्बन होता है तो फ्रंट कार्बन होता है, और ये वाला कार्बन कौन सा होता है, बैक कार्बन होता है ना। अब देखो, जब हमें सॉर्ट्स से न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, एक छोटी सी ट्रिक है, सिंपल सी। वो ट्रिक क्या है कि फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन में आपको कोई चेंजेस करना नहीं है। चेंजेस किन में करना आपको, इन्हें ग्रुप्स में। कैसे चेंजेस करोगे कि सॉर्ट्स में जो बैक साइड जितने भी ग्रुप्स है ना, वो सारे जाएंगे न्यूमैन में लेफ्ट हैंड साइड में, और सॉर्ट्स में जो फ्रंट साइड, ये रे फ्रंट, ये जितने भी होते हैं ये सारे ये फ्रंट साइड होते हैं, ये बैक साइड होते हैं। ये तो फ्रंट साइड होते हैं, और ये बैक साइड होते हैं।
ठीक है। तो देखो ध्यान रखना कि जब हम सॉहॉर्स से न्यूमन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, फ्रंट कार्बन ये रहा, बैक कार्बन ये राउंड वाला गोला रहा, ठीक है। अब जो सॉहॉर्स में जो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है ना वो तो आएंगे न्यूमान में, लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान रखना सॉहॉर्स में ये जो बैक साइड जितने भी ग्रुप है ना, ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है, ठीक है। ये फ्रंट साइड होती है, ये बैक साइड होती है। तो बैक साइड जितने भी ग्रुप हैं वो सारे तो लेफ्ट हैंड साइड आएंगे न्यूमान में, और जो फ्रंट साइड ग्रुप प्रेजेंट है ना वो सारे राइट साइड आएंगे न्यूमान में, ठीक है। अब कैसे, देखो सबसे पहले इथाइल, ये फ्रंट कार्बन है ना, तो ये लो इथाइल को हमने यहाँ पर शो कर दिया, फ्रंट साइड प्रेजेंट है। यहाँ पर मिथाइल फ्रंट साइड प्रेजेंट है, तो ये लो मिथाइल। अब देखो बिकॉज ये फ्रंट कार्बन पे है तो मैंने इसको फ्रंट कार्बन पे लगाया है, मिथाइल बैक कार्बन पे है तो मैंने इस मिथाइल को यहाँ पर इस बैक कार्बन पे लगाया है, ठीक है ना। तो ये तो इथाइल और मिथाइल आ गई, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन दोनों कहाँ है, फ्रंट साइड है ना, ये फ्रंट साइड है तो यहाँ पर फ्रंट साइड है ना, तो सॉहॉर्स में जो एटम फ्रंट साइड होंगे वो न्यूमान में किधर आएंगे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है ये, तो फ्रंट कार्बन पर ड्यूटेरियम है, बैक कार्बन पर हाइड्रोजन है। अब देखो, अब जो ग्रुप्स लेफ्ट हैंड तो बैक प्रेजेंट है ना बॉटम में, वो कहाँ आएंगे न्यूमान में, लेफ्ट हैंड साइड आएंगे। तो देखो यहाँ पर OH और ब्रोमीन कहाँ प्रेजेंट है, B यानी बैक कार्बन, मतलब बैक साइड प्रेजेंट है ना। तो जब इसको न्यूमान में लिखेंगे तो किस साइड लिखेंगे, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ये फ्रंट कार्बन पे है ना OH, तो फ्रंट कार्बन कौन सा है, ये वाली लाइन है ना फ्रंट कार्बन, तो OH इधर आ जाएगा। ब्रोमीन बैक कार्बन पे है तो ये बैक कार्बन का रहा, तो ये ब्रोमीन बैक कार्बन पे आ गई, ये लेफ्ट हैंड साइड हुई, राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट हम ऐसे क्या कर सकते हैं, सॉहॉर्स से इजीली न्यूमान प्रोजेक्शन बना सकते हैं। सो आई होप, और यहाँ पर वही बात है कि बिकॉज स्टेगर्ड में सारे एटम थोड़े दूर दूर है ना, रिपल्सन कम है तो ये ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू एक्लिप्स्ड। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सॉहॉर्स एंड न्यूमान प्रोजेक्शन क्या होता है और इनको कैसे बनाते हैं। एक बार आप पूरे वीडियो को पूरा देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट, अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।